हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर हम पहुंच चुके हैं ईएसआई के सिलेबस में। अच्छा, आरबीआई में एक चैप्टर और आपका बचेगा इंडियन इकोनॉमिक्स में, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ इज दैट सो इम्पोर्टेंट टू लर्न दैट चैप्टर? तो देखो, आपको ना बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज कि आप ना करेंट अफेयर्स का थोड़ा सा जो पोर्शन है उस पर ध्यान रखो। तो गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती हैं यहाँ पर, जैसे फसल बीमा योजना हो गया है ना, बहुत सारे हैं आपके, सॉइल कार्ड हो गया, तो वो सारी चीजों को अच्छे से पढ़ो। सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ो, जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जितनी भी चीजें न्यूज में चल रही हैं और जो डेटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ाने बैठूंगी तो इट इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, और उतना ज्यादा स्टैटिक में कुछ भी आने के चांसेस नहीं है। तो वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी कवर्ड है। तो बाकी इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस कवर्ड है। एंड इफ यू आर द पार्ट ऑफ पेड सिलेबस, आपको नोट्स मिल जाएंगे जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग मैंने समझा रखी है कि कैसे हमें फॉलो करनी है। इसके अलावा कुछ जरूरी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सुप्रीम लॉ है इंडिया की। आज जब हम लोग ये क्लासेस फ्रीली कर पा रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा रीजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप लोग पढ़ पाते हैं, कहीं जा पाते हैं, अपनी मर्जी की चीजें कर पाते हैं, हर एक चीज का रीजन यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अदरवाइज हमारे यहाँ अभी तक बहुत अच्छी गवर्नमेंट्स, चाहे वो कोई भी हो, नहीं आई है कि वो हमें फ्रीली कोई भी काम करने दे। एंड इसी वजह से यहाँ पर आप देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड कर रही है कि जब भी हमारी गवर्नमेंट्स हमारे अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं तो हम यहाँ पर जुडिशियरी का हेल्प लेते हैं। राइट, अगर जुडिशियरी भी गलत कर रही होती है तो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो हमें प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टैब्लिश करता है, प्रोसीजर्स, पावर, ड्यूटीज हमें प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, और फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हें सेट आउट कर रहा है। इसके अलावा ये हमें कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग हमारी लॉज बननी चाहिए, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट्स को काम करना चाहिए, और हमारे जो सिटीजन्स की ड्यूटीज हैं वो भी बता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें केवल हमारी राइट्स बताता है, ये हमें बताता है हमारी ड्यूटीज क्या है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। ऐसा बोलते हैं ना, विद पावर कम्स विद अथॉरिटी कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जब हमें अथॉरिटी मिलती है एज अ सिटीजन टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, तो हमारी यहाँ पर कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। तो ये ना लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन वो लंबा सिर्फ ऐसे ही नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर उसके लंबे होने का रीजन हमारी डाइवर्सिटी है जिसको कवर किया गया है। हमारा देश यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, ऐसा तो है नहीं, एरिया वाइज भी हम बहुत बड़े हैं। फिर हमारे यहाँ इतने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज होती है, इवन स्टेट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो इसी वजह से है। ऑल्सो इसकी ब्यूटी ये है कि रिटन है, राइट। तो यहाँ पर सारी चीजें हमारी लिखी हुई हैं, तो कभी भी रेफर करने में प्रॉब्लम्स नहीं आते। अच्छा, टोटल अगर अमेंडमेंट्स की बात करें तो 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं यहाँ पर, जो कि आपकी 104th अमेंडमेंट 25 जनवरी 2020 में हुई, जब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हमारे एससीज एंड एसटीज के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबली में बढ़ा दी गई। और यहाँ पर अभी तक हमारे पास 104 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो आइडिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, वो हमारे कम्युनिस्ट लीडर एम एन रॉय लेकर आए थे। एंड आईएनसी ने डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बेसिकली हमारी बननी चाहिए, और ऐसा 1935 में हुआ था। ओके। अच्छा, इसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करा था पहली बार अगस्त ऑफर में, जो कि 1940 में लेकर आए। तो ग्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्या हुआ था 1942 में? क्विट इंडिया मूवमेंट भी शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पर एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया था बाय द मुस्लिम लीग, जो कि, लेकिन हमारा मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इनको डिवीजन चाहिए थी इंडिया की। फाइनली कैबिनेट मिशन जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले के साथ में आया, जिसमें कि ये बात की गई कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनेगी नवंबर 1946 में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इनेक्ट किया गया था हमारा 26 ऑफ नवंबर 1949 में, और ये एनफोर्सेबल हुआ 26 जनवरी 1950 में। अब 26 जनवरी ही हमने क्यों चूज किया था? तो पूर्ण स्वराज के टाइम पर ना यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया था इंडिपेंडेंस का 1930 में,
तो बेसिकली उस टाइम पर बोला गया था कि हम यहाँ पर 26 जनवरी तक अपना ये ले लेंगे, तो इंडिपेंडेंस वगैरह ले लेंगे, ऐसा पूरा का पूरा जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वगैरह पास हुए, तो बहुत सारी चीजें हुई थी। एनीवेज वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट मच डिटेल फॉर आरबीआई और नबार्ड। तो चेयरमैन जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के, वो यहाँ पर पार्ट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो सबसे पहले एडहॉक कमेटी रहेगी नेशनल फ्लैग की, इसमें चेयरपर्सन है आपके राजेंद्र प्रसाद जी। एडवाइजरी कमेटी रहेगी फंडामेंटल राइट्स पर वल्लभ भाई पटेल। कमेटी हमारे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जीवी मावलंकर। कमेटी हमारी माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के ऊपर वल्लभ भाई पटेल। कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमारे पास में राजेंद्र प्रसाद जी। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज कमेटी ए बी ठक्कर। ये सारी कमिटीज आप एक बार मोटा मोटा देख सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स वाली है तो वो जेबी कृपलानी जी के अंडर थी। फाइनेंस वाली आपकी राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर थी। फिर यहाँ पर माइनॉरिटीज के लिए एस सी मुखर्जी के अंडर थी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात कर लें और ट्राइबल एरियाज एंड असम के लिए, तो यहाँ पर ये गोपीनाथ बारडोली जी की थी। बिजनेस कमेटी स्टेट्स कमेटी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर थी। यूनियन पास कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी। अच्छा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिसके लीडर कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे, राइट। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं आगे की चीजें। तो अच्छा, बी आर अम्बेडकर जी का फुल नेम किसी को पता है? व्हाट इज द बी आर स्टैंड्स फॉर? तो इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी जो कि हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी, जैसा कि आपको पता है, बट had we copied them as it is or we had taken an inspiration? Now we had actually taken an inspiration. Inspiration का मतलब क्या होता है कि वहां पर जैसे हमें लगा फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी की बात हो रही है, नाउ दिस इज रियली वेरी गुड थिंग, राइट। तो हमने उसको यहाँ पर अपने हिसाब से, अपने देश के फैब्रिक के हिसाब से अप्लाई किया। ओके, तो ये चीजें करना, देखो एक तो ना बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि अरे सब कुछ कॉपीड है। आप खुद यहाँ पर जीवन में कितनी बुक्स अभी तक पढ़ पाए हैं? एंड देन थिंक ऑफ अस पर्सन और दोस पर्संस इन दैट कमिटी, उन्होंने अपनी लाइफ में कितने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशंस अलग अलग कंट्रीज के पढ़े, उन्हें समझा और फिर उसको अपने जीवन में लगाया। तब यहाँ पर कोई एआई नहीं था, तब आपके पास कोई गूगल नहीं था, आपके पास प्योर बुक्स थी। एंड वो बुक्स भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी बुक्स आपके लिए रेलेवेंट है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन रेलेवेंट है। तो ये आपके लिए ना इंस्पिरेशन ही कहलाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहलाएगा। आई डोंट नो, लोग तो कुछ भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट अगर यही काम उन्हें करने के लिए दे दिया जाए ना, तो दे विल अंडरस्टैंड कि कितनी डिफिकल्टी और कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है। ठीक है, चलो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ पर कुछ फीचर्स हमारे बोरो हुए, जैसे कि फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। फिर आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स यहाँ से आई, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव करना है, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएस की यहाँ से आई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नॉमिनेशन अगर हमें मेंबर्स का करना है राज्यसभा में, तो उसके लिए भी, एंड यहाँ पर इलेक्शन हमारे प्रेसिडेंट का। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशंस बनाई, हमारे पास में स्टेट्स हैं अलग अलग, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि अलोंग विद दैट काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर किस तरीके से रेजिडुअरी पावर्स हमने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसे यहाँ पर सेंटर अपॉइंट करता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट का। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट ली, स्टेट लिस्ट होती है, यहाँ पर आपकी एक सेंट्रल लिस्ट होती है और एक होती है कंकरेंट लिस्ट, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए ही मैटर ऑफ कंसर्न्स रहते हैं। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग हमारे दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की, राइट, तो उसके बारे में भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फिर वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी आ जाता है। तो सस्पेंशन अगर फंडामेंटल राइट्स की हमें ड्यूरिंग इमरजेंसी करनी पड़े। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूएसएसआर का, अब रशिया बन चुका है, तो इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की है, आइडियल ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से हमने रिपब्लिक की आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लिया है अपने प्रियम्बल में। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने
प्रोसीजर की कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है और इलेक्शन कैसे होगा हमारे राज्यसभा के मेंबर्स का। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रियम्बल की बात करें तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था उसके ऊपर और अमेरिकन मॉडल के ऊपर है। तो 42nd अमेंडमेंट हमारी हुई थी जिसमें कि हमने वर्ड्स दिए थे सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, और अब यहाँ पर ये हमारा प्रियम्बल की तरह काम करता है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम इंडिया के लोग, वी कौन है, इंडिया के लोग, सोलमली रिजॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसमें कि एक सॉवरेन, ठीक है, इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहाँ पर होगी, और जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उन सभी को सिक्योर किया जाएगा। यहाँ पर क्या क्या सिक्योर किया जाएगा, जस्टिस, जस्टिस किस तरह का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, इक्वालिटी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटीज की, एंड यहाँ पर हम इसको सभी के बीच में प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, क्या क्या प्रमोट करना है, फ्रेटर्निटी की डिग्निटी हो हर एक इंडिविजुअल की अश्योर करना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हमारे नेशन की बनी रहे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th डे ऑफ नवंबर, ठीक है, हम यहाँ पर अडॉप्ट इनेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो 26 नवंबर को हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इनेक्ट किया था, जो कि एनफोर्सेबल हो गया था यहाँ पर आपका 26 जनवरी 1950 में। ओके, चलिए, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। पार्ट 1 में आता है यूनियन और उसकी टेरिटरीज, तो यहाँ पर आर्टिकल 1 से 4 के बारे में बात होती है। पार्ट 2 में आपकी सिटीजनशिप के बारे में बात होती है, आर्टिकल 5 से 11। पार्ट 3 आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, आर्टिकल 12 से 35। पार्ट 4 आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, आर्टिकल 36 से 51। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, आर्टिकल 51A, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था, ठीक है। पार्ट 5 आपका यूनियन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर 52 से 151। पार्ट 6 आपका स्टेट से रिलेटेड है, 152 से 237। पार्ट 7 जो है ये आपका यहाँ पर 17th अमेंडमेंट एक्ट थी, जिसमें कि इसको रिपील कर दिया गया था। पार्ट 8 आपका यूटी से रिलेटेड है, 239 से 242। पार्ट 9 आपका पंचायत का है, 243 से 243O, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ये ओ है। 9A में आपका म्युनिसिपैलिटीज की बात हुई थी, तो यहाँ पर आर्टिकल 243P से 243Z तक। फिर पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हुई थी। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला याद रखना, क्यों कि करंट अफेयर्स में भी रहा है, अभी नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी आई है, अमित शाह भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो डेफिनेटली इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस साल 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्ट 9 आपका, अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है एंड यू आर यूजिंग दिस पोर्शन, राइट, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। देखो, एक एक वर्ड, एक एक लाइन यहाँ पर जब आप डिस्क्रिप्टिव में लिख रहे होते हो, एक एक पार्ट ऑफ योर नॉलेज इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ पर बता रहे हो कि मुझे ये सारी चीजें पता है, और उसको एक अच्छे तरीके से लिख कर दिखा रहे हो, तो वहीं से आपको आंसर मिल रहा है। यहाँ पर ना कम्युनिकेशन होती है डिस्क्रिप्टिव में आपके और एग्जामिनर के बीच में, जहाँ आप अपने एग्जामिनर को अपने बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में बता रहे हो जब वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये उतना ही बेटर वे में आर्टिकुलेटेड होना चाहिए जितना कि आपकी पर्सनालिटी ब्यूटीफुल है। ओके, नाउ पार्ट 9 जो है वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात करता है, तो आर्टिकल 244 से 244A। पार्ट 11 यहाँ पर रिलेशनशिप्स क्या है, यूनियन एंड स्टेट्स के, उनकी बात करता है। पार्ट 12 जो है, यहाँ पर पार्ट 11 के बाद में 12 जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की बात करता है। ओके, पार्ट 13 आपका ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसकी बात करता है। पार्ट 14 आपका सर्विसेज अंडर यूटी के यूनियन एंड स्टेट्स की बात करता है। पार्ट यहाँ पर आपका 14A ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। 15 अगर यहाँ पर ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हो तो ये वाली चीज याद होनी चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स की बात कौन से पार्ट में की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14A। आपका 15 पार्ट इलेक्शन की बात करता है, इलेक्शंस काफी ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं अभी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। स्पेशल प्रोविजंस आपके सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड पार्ट 16 का हिस्सा है। पार्ट 17 में आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करोगे। पार्ट 18 में आप इमरजेंसी, पार्ट 19 में मिसलेनियस,
पार्ट 20 अमेंडमेंट किस तरह से आर्टिकल यहाँ पर 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर आता है आपका टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हिंदी में, और यहाँ पर आपके पास में रिपील्स जो भी होनी है, ठीक है। तो ये आपकी सब चीजें आ जाती हैं आपके कौन से पार्ट में, 22 पार्ट में, राइट। तो यहाँ पर ये याद रखना, पार्ट 20 आपका किसके बारे में बात करता है, और पार्ट आपका जो भी अभी हमने फंडामेंटल राइट्स वाला पढ़ा था, ठीक है, पार्ट 1 हमारा किसके बारे में बात करता है, पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है। अब आते हैं शेड्यूल्स। तो अब आपको पता है हमारे पास टोटल अभी यहाँ पर 12 शेड्यूल्स बन चुके हैं, राइट। तो अब 12 शेड्यूल्स में हमारे पास में अलग अलग चीजें इंक्लूडेड होती हैं, कुछ शेड्यूल्स पहले से थे, कुछ अमेंडमेंट के बाद आए। अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस। तो फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पर स्टेट्स और टेरिटरीज जो है इंडिया की, उनको लिस्ट करता है, कोई भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं बॉर्डर्स में, लॉज में, उन सब से रिलेटेड यहाँ पर चेंजेस हमें किस तरह से कर सकते हैं। सेकंड शेड्यूल आपका यहाँ पर सैलरीज तो ऑफिशियल्स की दी जाएंगी जो लोग पब्लिक ऑफिसर्स होल्ड करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी गवर्नर, राज्यसभा, जजेस ऑफ द सुप्रीम एंड हाई कोर्ट एंड टैग। टैग की यहाँ पर सेकंड शेड्यूल में बात हो रही है, ये याद रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैग का एक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन आरबीआई में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी करप्शन यहाँ पर रिवील किया जाता है तो उसमें टैग का ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। थर्ड शेड्यूल यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ ओथ, तो इलेक्टेड ऑफिशियल्स और जजेस क्या क्या ओथ लेंगे वो सारा थर्ड शेड्यूल में बोला गया है। फोर्थ शेड्यूल में यहाँ पर किस तरह से राज्यसभा में सीट्स एलोकेट की जाएंगी पर स्टेट या टेरिटरी। फिफ्थ शेड्यूल आपका यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। सिक्स्थ आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम की बात करता है, ठीक है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें उस पर्सन ने शर्ट पहन रखा है, टी शर्ट, यहाँ पर सिक्स शेड्यूल का। तो सिक्स शेड्यूल किसके बारे में बात कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरियाज का, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवन शेड्यूल यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पावर्स का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। एथ शेड्यूल बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। नाइन्थ शेड्यूल बात करता है एक्ट्स और रेगुलेशंस जिनको हम जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 10th शेड्यूल बात करता है कि किस तरीके से जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है मेंबर्स का पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स का। इसके बाद में यहाँ पर 10th शेड्यूल के बाद में आपके पास में 10th शेड्यूल में आता है जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होने हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आया राम गया राम वो सारी जब सिचुएशन हुई थी तो यहाँ पर हमारे पास में 10th शेड्यूल ने हेल्प किया था कि किस तरह से जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, अगर वो बार बार पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर रहे हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। 11th शेड्यूल यहाँ पर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, थोड़ा डिटेल में अगर समझना है तो आप अलग से पढ़ लेना, मतलब मैंने बहुत मोटा मोटा बताया है। अब यहाँ पर 11th शेड्यूल यहाँ किसकी बात करता है, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पंचायत की। 12th शेड्यूल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्यूनिसिपैलिटीज की। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। अब आपने देखा है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इंडिया और भारत क्या नाम यूज करना है इस पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर आर्टिकल 1 में क्या बोलता है, ये बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया और भारत दोनों ही एक हैं और यहाँ पर एक स्टेट्स का यूनियन बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन हमारे न्यू स्टेट्स का, अगर कुछ भी इनके एरियाज में चेंजेस होने हैं बाउंड्रीज में या फिर नेम हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स का चेंज होना है तो वो सब आर्टिकल 3 में आता है। आर्टिकल 5 की बात करें तो आर्टिकल 5 यहाँ पर सिटीजनशिप का जो कमेंसमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट्स क्या होंगे सिटीजनशिप की, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर माइग्रेट कर रहा है इंडिया से पाकिस्तान, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, पार्लियामेंट किस तरीके से राइट्स ऑफ सिटीजनशिप को बाय लॉ रेगुलेट करेंगे। फिर यहाँ पर आता है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 13 बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वो लॉज जो कि यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रही है उनके बारे में। अब इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो 7 फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, करेंटली यहाँ पर केवल 6 ही बची है। जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला था वो हमारा ऑलरेडी रिमूव हो गया था,
तो यहाँ पर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, जिसको इसको रिमूव कर दिया गया था और एक लीगल राइट इसको बना दिया गया था अंडर सेक्शन आर्टिकल 300A, और यहाँ पर इसको पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहाँ पर हम लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, राइट। आर्टिकल 15 यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 16 हमें अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसकी इक्वालिटी देता है, वरना तो ये जितने भी नेता लोग हैं ये अपने बच्चों को टॉप पोजीशंस पर रखेंगे, राइट। लेकिन ऐसा ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16। अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यहाँ पर जो पहले हमने देखा था ना राजा रजवाड़े होते थे तो वो लोग अपने आप को किंग, क्वींस, प्रिंसेस, ये सारे प्रिंस टाइटल्स देते थे, तो वो सारे टाइटल्स अब आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करता है। राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, तो यहाँ पर गारंटी करेंगे 6 राइट्स। कौन कौन सी हैं? स्पीच और एक्सप्रेशन की, आप अपनी बात बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। यहाँ पर आपको अगर पीसफुली किसी से भी असेंबल करना है, मीट करना है, तो वो कर सकते हैं, और विदाउट आर्म्स। एसोसिएशन या यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं, तो जो ट्रेड यूनियंस बनती हैं वो आर्टिकल 19 के अंदर ही आ गई। आप पूरी हमारे इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। रिजाइड कर सकते हो, सेटल कर सकते हो किसी भी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी में, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पर जो 6th पार्ट है वो हटा दिया गया है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि अब आप ड्रग्स ही का ही काम करने लगो, ऑफकोर्स उस तरह के प्रोहिबिशन भी रहते हैं। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी ऑफेंस के अंडर कन्विक्ट किया गया है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि भाई आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में 24 आवर्स के अंदर अंदर पहले यहाँ पर मजिस्ट्रेट के अंडर आपको पहले यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा, बताया जाएगा क्या रीजन रहा है, किस तरीके से किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 21, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जब हमारे पास में 2020 ईयर चल रहा था 2020, उस टाइम पर हमने देखा था कि इसको बहुत ज्यादा रेलेवेंस दी गई थी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही थी जिसकी वजह से जो प्रिवेसी थी उसको गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रही थी। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पर आपका अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो यहाँ पर प्रिवेसी की जो राइट आते हैं ना, राइट टू प्रिवेसी, वो भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24, prohibition of traffic in human beings and forced labor, prohibition of employment of children under the age of 14 in factories and mines। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, राइट टू रिलीजन होगा, सॉरी ये गलत है यहाँ पर, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, ये पता नहीं कैसे यहाँ पर गलत आ गया है, टाइपो हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 26 आपका किस तरह से रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, अगर यहाँ पर टैक्सेस जो है पे करने फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और इसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, यहाँ पर आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 की बात करते हैं, तो प्रोटेक्शन हमारी इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज का होगा। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बोला जाता है एक इंटीग्रल पार्ट हमारे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल राइट्स, ये हमारी ना अलग अलग रिट्स होती हैं, हिप्स कॉर्पस होती है, प्रोहिबिशन होती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी रिट्स होती है भाई, 3 से 4 होती है, को वारंट होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिट्स है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। डीपीएसपी, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है ऑलरेडी हिप्स कॉर्पस के ऊपर, वो जो आपने मूवी देखी होगी ना, वो 2 अक्टूबर वाली जो रहती है दृश्यम, उसमें भी हिप्स कॉर्पस की बात करते हैं अजय देवगन। डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 36, 50 टू 51 पार्ट 4, आर्टिकल 36 यहाँ पर डेफिनेशन देता है एप्लीकेशन, फिर यहाँ पर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, लिविंग वेजेस, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किसके अंडर आता है ये याद रखना, आर्टिकल 44 के। अब ये केवल गोवा में नहीं, आई थिंक उत्तराखंड में भी इसको एप्लीकेबल कर दिया है। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, एसटी एंड ओबीसी,
ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव आपकी पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पर अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है किसी भी रिपोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर हम देखेंगे कि भाई जैसे पॉवर्टी एलिवेशन वाला जो चैप्टर है ना, उसके टाइम पर हम आर्टिकल 47 को कोट कर सकते हैं। आर्टिकल 48 आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्शन की, और यहाँ पर जो नेचुरल इंपॉर्टेंस के लिए प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 बात करता है जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखो, और प्रमोशन हमारे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात आर्टिकल 51 करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपके आर्टिकल 51 ए के अंडर आते हैं। तो 51 ए का मतलब सिंपल सा यही है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आई है, अमेंडमेंट एक्ट के बाद में। तो यहाँ पर 86 अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था और 2002 में इन्हें 11 बना दिया गया। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, ये आर्टिकल 52 है ये। मैं वही सोच रही थी यहाँ पर कैसे हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपके पास में यहाँ पर अभी 11 है। 52 आर्टिकल की बात करें यूनियन की, तो एग्जीक्यूशन पावर ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन, इलेक्शन, यहाँ पर पार्डनिंग पावर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आप एक बार देख लेना पूरा लिस्ट, ठीक है। कुछ रिपील्ड एक्ट है यहाँ पर जिनको आप देख सकते हैं, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी रीड कर सकते हैं और वीडियो पॉज करके। सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो लैंग्वेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें जो है वो अपनी अलग अलग जगह से इंस्पायर होकर ली हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से ये लेंथी है, क्योंकि हमारी वास्ट डाइवर्सिटी है कंट्री की। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हमने सेंटर और स्टेट दोनों के लिए बनाया है। लीगल एक्सपर्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट थे और ल्यूमिनरीज प्रेजेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उससे मेजर चीजें यहाँ पर अडॉप्ट की गई। along with that कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कंट्रीज के रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीजें मिलेंगी। तो जैसे स्पेशल प्रोसीजर चाहिए अगर आपको अमेंडमेंट करना है आर्टिकल 368 के अंदर, और अगर यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आपको अगर ऑर्डिनरी लॉज बनानी है तो वो आसानी से बन जाएंगी। तो ये हमारा रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। जितने भी हमारे फीचर्स हैं, यूजुअल फीचर्स फेडरेशन के, वो हम इसके साथ में रखेंगे। एक लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रखा है, जो कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो यहाँ पर हमारे पास में एक डेलिकेट बैलेंस बना है बिटवीन द अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर, ताकि हम लॉज को इनेक्ट करें, और जो पावर है जुडिशियरी की कि वो किस तरह से रिव्यू एंड इंटरप्रेट करेंगे इन लॉज को। पार्लियामेंट यहाँ पर अल्टीमेट अथॉरिटी टू मेक लॉज रिटेन कर रहा है, जुडिशियरी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रही है, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री एक्शंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो करें और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। इंटीग्रेट किया गया इसको और इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखी गई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम इंडिया में बनाता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी कैसे है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, सब यहाँ पर एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट रखा गया है जो कि सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज को एनफोर्स करते हैं। इंडिपेंडेंट रखा गया है, तो यहाँ पर ये ऑटोनॉमसली फ्रीली काम कर रही है इंडियन एग्जीक्यूटिव से साथ में, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस नहीं है यहाँ पर लेजिस्लेटिव ब्रांचेस का भी। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं। तो जो हमारा आइडिया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कंट्री में, उसको प्रमोट किया गया है। डीपीएसपी यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिंसिपल का सेट हमें प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि हमारे पास में स्टेट किस चीज को ध्यान में रखेगा जब फॉर्मुलेट करेगा पॉलिसीज को, लॉज को इनेक्ट करेगा, दैट इज वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, राइट। तो यहाँ पर एक वेलफेयर स्टेट हमें स्टैब्लिश करना है, जिसके बारे में डीपीएसपी बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर एक सेट ऑफ मॉरल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस है। अच्छा, मैं आपको ना एक बार सारे फंडामेंटल ड्यूटीज बता देती हूँ। तो पहला ड्यूटी है कि हम ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करेंगे और इसके जो भी आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस है उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। दूसरा यहाँ पर बोलते हैं कि जो भी हमारे नोबल आइडल्स हैं, ठीक है, उनको चेरिश और फॉलो करेंगे, जो कि यहाँ पर उन्होंने नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन किया था।
कंट्री को डिफेंड करेंगे और नेशनल सर्विसेज रेंडर करेंगे जब भी हमारी जरूरत होगी और हमें बुलाया जाएगा करने के लिए। इसके बाद में हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमें रिलीजियन, लिंग्विस्टिक या रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी से ऊपर उठकर बात करनी है, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिसेस यहाँ पर डेरोगेटरी हैं टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन, उन्हें हमें बिल्कुल एक तरीके से रिनाउंस कर देना है, फॉलो ही नहीं करना। वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री। तो हमें यहाँ पर जाकर लोग कूड़ा करकट कर लेते हैं, वहां पर कुछ लिखाते हैं, ये सब हरकतें नहीं देनी है। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है। इवन अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, जैसे हसदेव फॉरेस्ट पूरे खत्म कर दिए गए, तो इट वाज आवर फंडामेंटल ड्यूटी एंड इट वाज आवर ड्यूटी, वेरी मच ड्यूटी, कि हम यहाँ पर उनके प्रोटेक्शन की बात करते। इसके अलावा साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, ये स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये सारी चीजें हमें डेवलप करनी है। इसके अलावा यहाँ पर सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को और ऑब्जर्व करना है वायलेंस को। एक्सीलेंस हमारा सभी स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी के अंदर होना चाहिए। प्रोवाइड करना है अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड ऑफ वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो ये हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 में वो लेकर आया था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं एक सेक्युलर स्टेट के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड नहीं कर रहा है और यहाँ पर कोई भी रिलीजन इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट नहीं है। यहाँ पर स्टेट को सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना है और ना तो किसी को फेवर करना, ना ही किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करना है। देन आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो जो आप 18 साल के 18 साल से ज्यादा की एज के लोग होते हैं उनको वोटिंग के लिए यहाँ पर राइट दी गई है। तो ये आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अंडर आता है जिसमें कि हमें राइट्स दी गई है। सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो अगर मान लो आप इंडिया के सिटीजन और यूएस की भी सिटीजनशिप लेते हो तो इंडिया की सिटीजनशिप डायरेक्टली खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप केवल एक ही कंट्री के सिटीजन बन सकते हो। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है जहां पर जितने भी सिटीजन हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से स्टेट के हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ या कहाँ वो रहते हैं, उनको सभी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलेंगी सिटीजनशिप की ऑल ओवर द कंट्री और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। इंडिपेंडेंट बॉडीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज को स्टैब्लिश करता है जैसे जिनको हम बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम मानते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे पास में कैग है ना, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं ताकि प्रेसिडेंट जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस को इफेक्टिवली मीट कर पाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी जो है कंट्री की उसको सेफगार्ड किया जाता है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। 3 tier गवर्नमेंट है, तो पंचायती राज से शुरू होते हैं हम, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी किया गया है, राइट। फिर यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2011, याद रखना इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी लॉ के सामने लॉ से ऊपर नहीं है, सबको लॉस फॉलो करने हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या फिर अंबानी अडानी हो, चाहे हम लोग हो, चाहे यहाँ पर कोई लेबरर हो, सब लोग रूल ऑफ लॉ के यहाँ पर ऊपर नहीं आएंगे, सब लोग रूल ऑफ लॉ के सामने इक्वल रहेंगे। प्रोटेक्शन किया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गारंटी की जाती हैं और उनको सेफगार्ड किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का वो डिफाइन किया गया है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं, स्टेबिलिटी की तरफ काम करना है कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये कंटिन्यू हमें रखना है, ठीक है। कोई भी एब्रप्ट चेंजेस हमें नहीं करने पॉलिटिकल सिस्टम में, नेशनल यूनिटी को बरकरार रखना है। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करनी है डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेंस और एक सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप सबके अंदर होना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल फाउंडेशन की तरह काम करेगा। अडेप्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल फ्रेमवर्क यहाँ पर हम दे रहे हैं जिसमें नेसेसरी अमेंडमेंट्स की जाती है ताकि अकोमोडेट करे चेंजिंग सोसाइटल नीड्स एंड वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है फंडामेंटल राइट्स की। तो यहाँ पर आर्टिकल 12 से 35 में पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। तो आर्टिकल 12 यहाँ पर स्टेट को डिफाइन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेट में गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स आ जाते हैं। लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सभी यहाँ पर, और बाकी अथॉरिटीज जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे LIC, ONGC, सेल।
स्टैट्यूटरी बॉडीज जो किसी लॉ से बनी है, जैसे LIC एक्सेल LIC बना है, ठीक है, तो वो सभी हमारी स्टेट के अंडर आती हैं। और अगर ये हमारी कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो हम इन्हें कोर्ट में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर हमारा केस होता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया यहाँ पर यही लोग होते हैं। अगर यहाँ पर लॉज हमारी फॉलो नहीं करेंगे, डेरोगेट करेंगे फंडामेंटल राइट्स को, तो ऐसे में आर्टिकल 13 जो है वो बोलता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अंडर आप इसको रिव्यू करेंगे और ये जो लॉज हैं ये नल एंड वॉइड मानी जाएंगी, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंडर दिया गया है और हाई कोर्ट को अंडर 226 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में परमानेंट लॉज अगर कोई भी इनेक्ट किए हैं पार्लियामेंट में और वो वायलेट करे फंडामेंटल राइट को, तो वॉइड मानी जाएंगी। टेम्पररी लॉज हो सकती है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर बाय लॉ, ठीक है, ये सब कुछ भी हो सकता है। नॉन लेजिस्लेशन सोर्सेज ऑफ लॉ, कस्टम्स या यूसेज यहाँ पर है हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। इसके अलावा आर्टिकल 13 एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे रहा है जिसमें कि हमारे पास में एक लॉ नहीं है और हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने केशवानंद भारती केस में ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको हम चैलेंज करेंगे ऑन द ग्राउंड की ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती हैं। राइट टू इक्वालिटी, तो यहाँ पर आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 की बात हो रही है जिसमें कि बोला गया है कि भाई सबको यहाँ पर इक्वल माना जाएगा लॉ के अगेंस्ट बिफोर, एंड यहाँ पर सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा लॉज का। कोई भी आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर स्टेट नहीं कर सकता और इक्वल ट्रीटमेंट गारंटी किया गया है अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इतना ज्यादा आपके यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर फिर भी आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है या समझना है, आरबीआई के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइफ के लिए, एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 15 के ऊपर एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, वो देखी हो शायद आप लोगों ने। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर इंश्योर करें कि कोई भी सिटीजन जो है इंडिया में वो यहाँ पर सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन ओनली ऑन दोज ग्राउंड्स। तो यहाँ पर किसी को भी हम ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आर्मी में हमें जॉब देनी है किसी को तो वो एक चीज अलग हो गई कि फिर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अनटचेबिलिटी यहाँ पर आर्टिकल 17 बात करता है कि प्रोहिबिट कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर अनटचेबिलिटी को एक सोशल एविल माना गया है और इंश्योर किया गया है कि इरेडिकेशन इसका डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस का हो जाना चाहिए। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि कोई भी टाइटल्स आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि स्टेट भी कोई टाइटल कंफर नहीं करेगा एक्सेप्ट जो मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन होते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, है ना। अब इसके अलावा यहाँ पर हमें जनरली ये सारी रैंक्स मिल रही है तो ये तो अलाउड है, लेकिन बाकी चीजें यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग एनी टाइटल, प्रेजेंट, इमोल्यूमेंट्स या ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट, तो उसको भी यहाँ पर कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, तो यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल्स की लिबर्टीज और फ्रीडम की बात करते हैं। तो 6 राइट्स हमारी थी जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, राइट। देन यहाँ पर आपके पास आर्टिकल 20 आता है। अच्छा, आर्टिकल 19 1F जिसमें हमारी राइट टू प्रॉपर्टी दी गई थी उसको डिस्पोज कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन हमें आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट अगर दी गई है तो उसके अगेंस्ट मिलता है, ठीक है। वेदर अ सिटीजन, फॉरेनर और अ लीगल पर्सन, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो सभी को प्रोटेक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर कन्विक्टेड है तो अगर उन्होंने कोई वायलेशन करा है लॉ का और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, जैसे यहाँ पर मान लो कोई एक्ट था और वो एक्ट को इन्होंने यहाँ पर वायलेट करा है तो इनको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये काम इन्होंने आज से 2 साल पहले किया था और अब एक नया लॉ बना तो इनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पर्सन कैन बी सब्जेक्टेड टू कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, अगर किसी के अंदर 7 साल की सजा है तो 7 साल ही सजा दोगे, 9 साल नहीं दे सकते। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी,
तो यहाँ पर एक पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार आप सजा नहीं दे सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो किसी को भी यहाँ पर हम कंपेल नहीं करेंगे कि वो अपने खुद के खिलाफ एक विटनेस की तरह बात करे, ओके, कंपेल नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो यहाँ पर नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट कि यहाँ पर जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, जैसे कैपिटल पनिशमेंट मिली किसी को तो ऑफ कोर्स यहाँ पर उनको फांसी की सजा दे दी गई। राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एंड नॉन सिटीजंस, और एक कॉर्नरस्टोन बन जाता है ये इंडिविजुअल राइट्स का। राइट टू एजुकेशन, यहाँ पर हम राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देते हैं फॉर चिल्ड्रन एजेड 6 to 14 ईयर्स। तो स्टेट्स यहाँ पर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, हर एक चाइल्ड जो है इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एजुकेशन रिसीव करो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो यहाँ पर प्रोविजन इंश्योर किया गया था अगेंस्ट, ताकि हम जो लोग अरेस्ट किए गए हैं या डिटेन किए गए हैं तो उनको यहाँ पर बोला गया है कि उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई किस ग्राउंड पर उनको अरेस्ट किया गया है। वो यहाँ पर किसी भी लॉयर को यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, डिफेंड करवा सकते हैं खुद को बाय लीगल प्रैक्टिशनर, एंड यहाँ पर उनको प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। तो एक आर्बिट्ररी डिटेंशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए इंडिविजुअल्स का। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड दिया गया है लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन है फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। तो सबसे पहले तो ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स की, और फोर्स लेबर आप नहीं करा सकते हो, बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर है ना, ये सब आप यहाँ पर नहीं करवा सकते हैं, ये पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो यहाँ पर बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरह आप यूज नहीं करोगे, तो चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं करना है जिनकी उम्र 14 साल से कम है इन एनी फैक्ट्री, ठीक है, या हजार्डस एक्टिविटीज। साथ में यहाँ पर ये प्रोहिबिट नहीं कर रहे उनका एम्प्लॉयमेंट इन हार्मलेस या इनोसेंट वर्क, ये भी याद रखना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर गारंटी करता है इंडिविजुअल्स को कि आप प्रोफेस, देखो आपको जैसे अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो वहां पर बच्चों को अलाउ किया गया है काम करने के लिए, है ना, तो कुछ कुछ इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन भी है। फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अब यहाँ पर सेक्युलरिज्म को हमने इंश्योर किया है, तो स्टेट जो है वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं और ट्रीट करेंगे सभी रिलीजन को इक्वली ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट नहीं था, इसको प्रियम्बल में बाद में ऐड किया गया है, तो यहाँ पर इंडिया एक सेक्युलर स्टेट ही था। द वर्ड हैज बीन एडेड इन द प्रियम्बल लेटर, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ऑलरेडी इसके बारे में बात करती हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि सभी को इक्वली एंटाइटल किया गया है कि आप रिलीजन को फॉलो करो। हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसे तो नहीं रिलीजन को फॉलो करना चाहते, तो वो भी अलाउड है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, यहाँ पर आप अपनी खुद की रिलेशनशिप गॉड के साथ में स्टैब्लिश कर सकते हो, शेप कर सकते हो एंड अदर क्रिएचर्स। प्रोफेस करने का राइट है, तो वंस रिलीजियस बिलीफ्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली यहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हो। प्रैक्टिस कर सकते हो अपने रिलीजियस वर्शिप को, परफॉर्म करोगे रिचुअल्स को, सेरेमनीज को, एग्जीबिशंस को, बिलीफ्स को। प्रोपोगेशन की बात करें तो ट्रांसमिट या डिसमिनेट वंस रिलीजन बिलीफ टू अदर्स, ये अलाउ है, लेकिन आप कन्वर्जन वाला काम नहीं करवा सकते हो, आप फोर्सेबल चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो यहाँ पर आप रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है या इसके सेक्शंस, उनको आप यहाँ पर फॉलोइंग राइट्स आपको मिल रही है, स्टैब्लिश करो, अपने इंस्टीट्यूशंस मेंटेन कर लो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज से, अपने अफेयर्स को इन द मैटर ऑफ रिलीजन से मैनेज कर सकते हो, ओन या अक्वायर कर सकते हो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, एडमिनिस्टर कर सकते हो एनी सच प्रॉपर्टी एज पर लॉ। देन आता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, जैसे पहले जजिया टैक्स, ये सारे टैक्सेस लगते थे ना, अब ये सब चीजें नहीं लगती हैं, प्रोहिबिट किया गया स्टेट को कि आप यहाँ पर किसी भी रिलेशन स्टेट को टैक्सेस वगैरह नहीं लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड किया गया, इंश्योर किया गया कि स्टेट जो है वो न्यूट्रल रहे रिलीजन के मैटर्स में और फॉस्टर करे इक्वालिटी एंड रिलीजियस फ्रीडम। अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर आप उसके लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं कि होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट जो है, ठीक है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट है लेकिन स्टैब्लिश किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट ने करे हैं, अगर रिकॉग्नाइज किए गए हैं स्टेट के थ्रू, या फिर यहाँ पर आपने एड रिसीव किया है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अलाउड हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स,
तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि राइट्स हमारी माइनॉरिटीज की क्या होनी चाहिए, किस तरह वो अपने कल्चर को, लैंग्वेजेस को, स्क्रिप्ट को अपना कंजर्व कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यहाँ पर एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर, उनको राइट टू कंजर्व दिया गया है। कोई भी सिटीजन यहाँ पर बोला गया उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर स्टेट इसे मेंटेन कर रहे हैं या फिर एड रिसीव कर रहे हैं आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ठीक है। राइट टू माइनॉरिटीज यहाँ पर कि स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो ये अलाउ किया गया है। ठीक है, कि आप यहाँ पर स्टैब्लिश या एडमिनिस्टर करोगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे हमने देखा ये रहते हैं, मैं नाम भूल गई, सॉरी, मदरसाज, राइट। तो ये अलाउ किए गए हैं। राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज, तो यहाँ पर ये भी नोट करना है कि प्रोटेक्शन जो है वो केवल और केवल माइनॉरिटीज को दिया गया है और यहाँ पर किसी भी सेक्शन को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अंडर आर्टिकल 19। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रिट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपको गारंटी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो इशू करेगा डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट यहाँ पर एम्पावर करे किसी भी कोर्ट को कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं, ऑर्डर्स को या रिट्स को, ताकि हम फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा पाए। अब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है, और ये सस्पेंड नहीं की जा सकती, राइट, एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो प्रोविजंस हैं ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और उनको रियल बनाते हैं। अब आती है बात आर्म्ड फोर्सेस की, तो पार्लियामेंट को यहाँ पर बोला गया है कि आप रिस्ट्रिक्ट या मॉडिफाई कर सकते हो एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर सिमिलर फोर्सेस के मेंबर्स हैं। ठीक है, ताकि हम प्रॉपर डिस्चार्ज करवा पाए उनसे उनकी ड्यूटीज को इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। मार्शल लॉ, अब यहाँ पर हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स का ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो एक्सप्रेशन है मार्शल लॉ वो कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट ऑन द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यहाँ पर पार्लियामेंट जो है उसके पास अकेले अथॉरिटी है कि वो इनेक्ट कर सकते हैं लॉज एट इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। इंश्योर करना है यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस इंडिया, यहाँ पर नेचर ऑफ दीज राइट्स हमारे पास में क्या है और पेनल्टीज क्या होनी चाहिए वो सारी चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, जो वेटेज है इस टॉपिक का वो ऑलमोस्ट 0 है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे नहीं गए हैं और अगर पूछे भी जाते हैं तो जो करंट अफेयर्स में न्यूज रहती है उससे रिलेटेड कुछ कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एकदम लास्ट में मैंने इसीलिए सब चैप्टर्स कराए हैं कि अगर प्रिपरेशन एकदम लास्ट मोमेंट आ गया एग्जाम का तो नहीं हो पाई है तो छोड़ देना। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि इसको पढ़कर ही जाना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी नहीं है, अभी वीएसआई हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारी कुछ और चीजें आएंगी, अलग अलग इनिशिएटिव जैसा मैं लेकर आती हूँ वो सब मैं लेकर आऊंगी। आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू सो मच।